हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर का 10वां टॉपिक। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर का 10वां टॉपिक है डेटा और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाले प्रत्येक वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। तो बात करते हैं हम डेटा एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डेटा और डेटाबेस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डेटा क्या होता है। तो दोस्तों डेटा के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे दोस्तों डेटा। तो डेटा क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा, डेटा क्या होता है। तो दोस्तों डेटा होता है, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स और रॉ इंफॉर्मेशन। तो इसको बोल सकते हैं दोस्तों द कलेक्शन ऑफ रॉ डेटा और फैक्ट्स, द कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन info और फैक्ट्स इज नोन एज डेटा। तो दोस्तों कंप्यूटर में रॉ इन्फो मतलब कि अव्यवस्थित जानकारियों और तथ्यों का समूह क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है दोस्तों द अनप्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड, द अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स इज कॉल्ड डेटा। तो दोस्तों दो डेफिनेशन बन गई है आपके पास डेटा की। द कलेक्शन ऑफ रॉ इन्फो और फैक्ट नोन एज डेटा, मतलब कि कलेक्शन, द कलेक्शन मतलब कि समूह, किसका समूह, अव्यवस्थित जानकारी और तथ्यों का समूह क्या कहलाता है, या कच्ची जानकारी और तथ्यों का समूह डेटा कहलाता है। या कंप्यूटर में बिना प्रोसेस की गई जानकारी को क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है दोस्तों। तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है दोस्तों वो कीबोर्ड और माउस के माध्यम से इनपुट किया जाता है, स्कैनर के माध्यम से इनपुट किया जाता है और सारी इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से इनपुट किया जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ डेटा। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आपको वीडियो को बीच में एस्केप नहीं करना है। तो मैं बात करूंगा दोस्तों अब टाइप्स ऑफ डेटा की। तो टाइप्स ऑफ डेटा, तो डेटा जो होता है दोस्तों ये कई प्रकार का होता है। डेटा जो होता है ये कई प्रकार का होता है। आपने मेनली दो टाइप का डेटा पढ़ा होगा दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। लेकिन मैं आज आपको 5 प्रकार के डेटा के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहला होता है आपका न्यूमेरिक डेटा। तो न्यूमेरिक डेटा जो होता है दोस्तों ये एक ऐसा डेटा होता है जो नंबर्स से मिलकर बना होता है, नंबर्स से मिलकर बना होता है 0 to 9। तो इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों कि द न्यूमेरिक डेटा कंटेन्स अर्थमेटिकल नंबर्स एंड इट यूज्ड फॉर अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। तो दोस्तों जो न्यूमेरिक डेटा होता है वो अंकगणितीय संख्याओं से मिलकर बना होता है जिसका प्रयोग अंकगणितीय गणनाओं में किया जाता है। इसके बाद में दूसरा होता है दोस्तों आपका अल्फाबेटिक डेटा। तो अल्फाबेटिक डेटा जो होता है दोस्तों ये वर्णमाला के ABCD A to Z और दोस्तों हिंदी के वर्णमाला से मिला होता है। तो दोस्तों जो डेटा होता है वो हिंदी वर्णमाला के अक्षर अ से लेके आ तक और दोस्तों क से लेके ज्ञानी तक, इस टाइप का जो डेटा होता है दोस्तों वो होता है अल्फाबेटिक डेटा, मतलब कि अल्फाबेट से मिलकर बना डेटा यानी वर्णमाला के अक्षरों से। और दोस्तों अगर न्यूमेरिक डेटा के एग्जांपल की बात करें तो दोस्तों इसमें जैसे कोई नंबर, जैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, कोई स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर जो PGDCA का है 21, 24, 13, इस तरह से रोल नंबर होते हैं दोस्तों PGDCA के 6 नंबर के माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप किसी स्टूडेंट का रोल नंबर अगर कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं तो वो न्यूमेरिक डेटा है। लेकिन अगर आप अल्फाबेट डेटा की बात करें दोस्तों, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं यहाँ पर प्रवीण कुमार बागड़े, तो ये जो है दोस्तों एक प्रकार का अल्फाबेटिक डेटा है क्योंकि ये डेटा जो है वो किससे मिलकर बना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से मिलकर बना है। मतलब कि द अल्फाबेटिक डेटा कंटेन्स ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों तीसरा होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो आपका जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है दोस्तों वो क्या होता है, कॉम्बो होता है, वो नंबर्स और अल्फाबेट दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसमें जैसे दोस्तों मैं बात करूंगा अपने एड्रेस की, तो एड्रेस जो है हमारा लालबर्रा की जो तहसील है, बालाघाट की जो तहसील है दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की जो तहसील है लालबर्रा, वहां का मेरा गांव है दोस्तों, और मेरा गांव का नाम है
बोरी महगांव। तो आपको एक जानकारी के लिए बहुत ही रोचक तथ्य बता रहा हूं दोस्तों, हमारे गांव के जो हमारे बड़े भैया मिस्टर मुकेश मेश्राम जो कि लखनऊ के कमिश्नर है दोस्तों, वो हमारे ही गांव से बिलोंग करते हैं। तो मेरा जो एड्रेस है दोस्तों वो है बोरी या जो भी है दोस्तों, तो जैसे लालबर्रा, बालाघाट, उसके बाद में हम लिख देंगे दोस्तों MP, और हमारा पिन कोड है 481 जो भी है दोस्तों 481001। तो दोस्तों ये जो भी हमारा एड्रेस है लालबर्रा बालाघाट 481001। तो दोस्तों ये जो मेरा एड्रेस है इसमें नंबर्स भी दिख रहे हैं आपको, और क्या दिख रहे हैं आपको, अल्फाबेट भी दिख रहे हैं दोस्तों। तो ये नंबर्स और अल्फाबेट जो दोनों दिख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है आपका नंबर्स और जो अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों साउंड डेटा की। तो साउंड डेटा जो होता है दोस्तों, जो हम कंप्यूटर में या स्मार्टफोन में वॉइस रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, वॉइस कॉल रिकॉर्ड करते हैं, वो एक प्रकार का साउंड डेटा होता है। और लास्ट में होता है दोस्तों आपका मूवी डेटा, वीडियो डेटा। तो वीडियो डेटा जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का मल्टीमीडिया डेटा होता है, और साउंड डेटा भी एक प्रकार का मल्टीमीडिया डेटा होता है। तो दोस्तों ये जो साउंड डेटा होता है इसे आप सिर्फ सुन सकते हैं, और वीडियो डेटा जो होता है इसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अंतर कि साउंड डेटा को सिर्फ सुन सकते हैं और वीडियो डेटा को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको मल्टीमीडिया के बारे में बता देता हूं दोस्तों। मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि बहुत सारे माध्यम, तो सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अलग अलग माध्यमों को मल्टीमीडिया कहा जाता है। अगर दोस्तों अभी दिल्ली में मान लो कि कोई भूकंप आ जाता है दोस्तों, भूकंप का झटका, तो वो जानकारी को हम इंटरनेट पे स्प्रेड कर सकते हैं। उस जानकारी को हम समाचार पत्र में, आकाशवाणी केंद्र में और टीवी चैनलों के माध्यम से प्रसारित कर सकते हैं। मतलब एक सूचना को मल्टीपल साधनों के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। यही होता है दोस्तों मीडिया या मल्टीमीडिया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने डेटा और डेटा के टाइप्स के बारे में पढ़ लिए। अब हम थोड़ी सी आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों सूचना के बारे में। तो सूचना क्या होती है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो भी हम रॉ डेटा को इनपुट करते हैं वो कंप्यूटर के प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस हो जाता है, और वो जो डेटा होता है दोस्तों वो इंफॉर्मेशन या रिजल्ट में बदल जाता है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पहले वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। वहां पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को डायग्राम के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सूचना की। तो सूचना क्या होती है दोस्तों? ये होती है प्रोसेस्ड फैक्ट्स इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो जो प्रोसेस्ड फैक्ट होते हैं दोस्तों उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों नॉलेज या ज्ञान की। तो नॉलेज जो होता है दोस्तों वो क्या होता है कि नॉलेज जो होता है दोस्तों, नॉलेज जो होता है वो किसी सूचना से निकाला गया निष्कर्ष ही ज्ञान है। मतलब कि दोस्तों द कंक्लूजन which is derived from information is known as knowledge। तो दोस्तों ज्ञान जो होता है द कंक्लूजन, मतलब कि ज्ञान से, सूचना से निकाला गया निष्कर्ष ही ज्ञान है। तो द कंक्लूजन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन इज नोन एज नॉलेज। दोस्तों इसका मतलब यह है कि किसी जानकारी के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष ही ज्ञान है। और मैं बात करूं दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के आधार पर ज्ञान क्या है? तो ज्ञान जो होता है दोस्तों वो होता है डिटेल इंफॉर्मेशन। डिटेल इंफॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों? ज्ञान। नॉलेज जो होता है वो होता है दोस्तों नॉलेज इज इक्वल टू डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्लस, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों नॉलेज जो होता है वो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन है तो आपको नॉलेज अच्छा है, और अगर नहीं है तो नॉलेज बेटर नहीं है। तो इस तरह दोस्तों द कंक्लूजन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन इज नोन एज नॉलेज। इट मींस वी कैन से दैट दोस्तों कि किसी भी सूचना के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को ज्ञान कहा जाता है।
और ज्ञान की बात अगर हो चुकी है दोस्तों, तो इसमें भगवान बुद्ध का नाम आना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है वो एशिया के सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे डेटाबेस की। तो बात करेंगे दोस्तों हम ज्ञान के बारे में। तो आपको बता ही दिया दोस्तों, सिंबल ऑफ नॉलेज जो है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कहा जाता है दोस्तों, और भगवान बुद्ध जो है वो ज्ञान के दीप कहे जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डेटाबेस के ऊपर। तो डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस जो होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो डेटाबेस क्या होता है दोस्तों? डेटाबेस जो होता है दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स इज नोन एज डेटाबेस इन विच वी हैव क्रिएट डेटा, अपडेट डेटा, डिलीट डेटा एंड सर्च डेटा। इसका मतलब यह है दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स इज नोन एज डेटाबेस। मतलब कि दोस्तों व्यवस्थित सूचनाओं के समूह को या जानकारियों के समूह को डेटाबेस कहा जाता है, जिसमें हम नए डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, पुराने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, और डेटा को डिलीट कर सकते हैं, और डेटा को रिट्राइवल भी कर सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों डेटाबेस जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का व्यवस्थित सूचनाओं का समूह होता है। जैसे आप स्कूल में एक अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं और उसमें कक्षा के विद्यार्थियों के साल भर की उपस्थिति पंजी को मेंटेन करते हैं, तो वो एक प्रकार का कागज के ऊपर डेटाबेस होता है दोस्तों। वैसे ही आप कंप्यूटर में MS एक्सेस सॉफ्टवेयर को या माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल सॉफ्टवेयर को ओपन करके दोस्तों ऐसे डेटाबेस या डायरी या जानकारियों के समूह को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है दोस्तों? डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कंप्यूटर में सूचनाओं को मैनेज करना। जैसे कि आप नया डेटा क्रिएट कर रहे हैं, पुराने डेटा को डिलीट कर रहे हैं, या कोई डेटा में बदलाव हो गया इंटरमीडिएट टाइम पीरियड में, तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों आप जो है डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं दोस्तों, और कोई स्टूडेंट ने TC लेके चला गया तो उसकी जानकारी को आपको अपडेट करना पड़ेगा। उसके अलावा न्यू स्टूडेंट अगर आपका दर्ज हो गया तो उससे क्रिएट डेटा करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों क्रिएट डेटा, डिलीट डेटा, कॉपी डेटा, अपडेट डेटा चलता रहता है दोस्तों। ये सब जो क्रियाएं हैं ये डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंपटीशन एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि DBMS का पूरा नाम क्या होता है? तो DBMS का पूरा नाम होता है दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि डेटा के आधार पर डेटा को मैनेज करना। तो दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंतर्गत हम सूचनाओं को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों DBMS के अंतर्गत हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है दोस्तों ये एक और इसका प्रकार होता है दोस्तों RDBMS। तो इसका भी फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। RDBMS का पूरा नाम होता है दोस्तों रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस टाइप से दोस्तों आपका RDBMS का फुल फॉर्म होता है, DBMS का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, इन दोनों को रट लेना, नहीं तो फिर बाद में पछताओ। बात करते हैं दोस्तों, अब अगले टॉपिक पे जाते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है शासन करना या प्रशासन। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है शासक। तो जो व्यक्ति डेटाबेस को क्रिएट करता है, डिलीट करता है, अपडेट करता है, मैनेज करता है, वो क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज ए पर्सन दोस्तों। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक व्यक्ति होता है जो डेटाबेस को क्रिएट करता है, डिलीट करता है, अपडेट करता है, मैनेज करता है दोस्तों।
और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो होता है दोस्तों, ये एक ऐसा तंत्र होता है जिसके अंतर्गत हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी खत्म हो गया। अब इसके बाद में मैं आपको डेटाबेस की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको डेटाबेस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों एंड यूजर पे। एंड यूजर क्या होता है? एंड यूजर का मतलब होता है दोस्तों, एंड का मतलब होता है समाप्त या अंतिम, और यूजर का मतलब होता है प्रयोक्ता या कंप्यूटर को चलाने वाला। तो दोस्तों एंड यूजर एक ऐसा पर्सन होता है जिसे कंप्यूटर का विशेष नॉलेज तो नहीं होता है, परंतु वह डेटाबेस के कंटेंट का यूज करता है, एंड यूजर कहलाता है। तो दोस्तों बहुत सी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एंड यूजर क्या होता है। तो एंड यूजर इज अ पर्सन विच हैव नो मोर नॉलेज बट ही यूज ऑल डेटाबेस प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों एंड यूजर एक ऐसा पर्सन होता है जो डेटाबेस का यूज करता है और उसकी जानकारियों को उपयोग करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डेटा रिडंडेंसी की। तो डेटा रिडंडेंसी इज ए प्रॉब्लम दोस्तों। डेटा रिडंडेंसी एक समस्या होती है डेटाबेस की। जब हम दोस्तों डेटाबेस तैयार करते हैं और डेटाबेस में क्या होता है कि डेटा की पुनरावृत्ति होती है। जैसे मान लो दोस्तों हमने एक स्कूल में स्टूडेंट का अटेंडेंस रजिस्टर बनाया और वहां पे दोस्तों पंकज नाम के 3 स्टूडेंट है। तो फिर कोई पंकज है, कोई पंकज ठाकरे, कोई पंकज वासनिक है, कोई पंकज डोंगरे है दोस्तों। तो इस तरह से अगर 3 दोस्त है दोस्तों, एक ही क्लास में 3 एक ही नाम के लड़के हैं दोस्तों, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। आप जब अटेंडेंस लोगे और पंकज बोलोगे तो आपको सरनेम भी बोलना पड़ेगा दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम को डेटा रिडंडेंसी कहा जाता है दोस्तों। जब आप कंप्यूटर पे इस तरह से डिजिटल रिकॉर्ड को बनाते हैं दोस्तों और एक ही नाम का ये एक ही एड्रेस के जब मल्टीपल रिकॉर्ड हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको डेटा को दोबारा रिट्राइवल करने में प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम को दोस्तों डेटा रिडंडेंसी या डेटा की पुनरावृत्ति कहा जाता है दोस्तों। तो एक अच्छे डेटाबेस की क्या विशेषता होना चाहिए दोस्तों? एक अच्छे डेटाबेस की विशेषता ये होना चाहिए दोस्तों कि उसमें डेटा की पुनरावृत्ति कम से कम होना चाहिए, ताकि हमें किसी भी डेटा को सर्च करने में प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट ना हो दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डेटा इनकंसिस्टेंसी के बारे में। तो इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है दोस्तों विसंगति। मतलब अलग अलग प्रकार के लोग जब आपस में मिक्स हो जाते तो उसे विसंगति कहा जाता है दोस्तों। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है? तो डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपने एक कंप्यूटर में डेटाबेस या रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों और उसमें दोस्तों अगर कहीं पर किसी स्टूडेंट का जो है दोस्तों मतलब कि मोबाइल नंबर जो है वो बाद में मान लो चेंज हो गया। कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, उसका जो है कंप्यूटर में कॉलेज के डेटाबेस बना हुआ है, वहां उसका मोबाइल नंबर है, मान लो गलती से उसका मोबाइल गुम गया और उसका मोबाइल नंबर चेंज हो गया। तो जब भी दोस्तों वो अपनी इंफॉर्मेशन को कर्मचारी लोग कॉलेज के रिट्राइवल करेंगे तो उन्हें पुराना नंबर दिखाई देगा। तो उस नंबर को क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको, बाद में अगर वो अपडेट कराता है, बाद में मान लो दोस्तों वो अपडेट कराता है अपना नंबर, लेकिन जो उसका पेरेंट डेटा है, मतलब कि जो उसका पहला जो फॉर्म है वहां पे अगर उसका नंबर नहीं बदला गया दोस्तों, बाद में हर जगह बदल दिया गया है लेकिन पहली जगह पहले फॉर्म में नहीं बदला गया है दोस्तों, तो उससे डेटा विसंगति हो जाएगी। मतलब कि जब आप उस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर सर्च मारोगे तो 2-2 नंबर दिखाएगा, फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कौन सा चालू है कौन सा बंद है। इसलिए दोस्तों इस प्रॉब्लम से बचने के लिए डेटा इनकंसिस्टेंसी पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि डेटा को अगर आपको अपडेट करना है तो सभी जगह अपडेट करो, एक जगह करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे डेटा सिक्योरिटी या डेटा सुरक्षा की। तो बात हो गई है सिक्योरिटी की दोस्तों। तो इस समय देश के हालात बहुत ही मुकम्मल नहीं चल रहे हैं दोस्तों। अब बात करूं अभी भारत चाइना की दोस्तों, तो भारत चाइना में हमारे देश में अभी कुछ सीमा पर विवाद चल रहा है दोस्तों। तो जिस तरह से हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा जरूरी है दोस्तों, मैं अपने देश के जवानों के जज्बे को सलाम करता हूं, उनकी शहादत को नमन करता हूं दोस्तों। तो वैसे ही बात करेंगे हम डेटा सिक्योरिटी की दोस्तों। तो डेटा सिक्योरिटी क्या होती है? जिस तरह हमारे देश की सुरक्षा जरूरी है दोस्तों, वैसे ही हमारे द्वारा बनाया गया डेटाबेस की भी सुरक्षा जरूरी है दोस्तों। तो डेटा की सुरक्षा इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन आकर हमारे डेटा को चेंज कर देता है या अनवांटेड चीजों को डाल देता है दोस्तों, तो उससे क्या होगा, हमारे डेटा की इंटेग्रिटी पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो डेटा सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों डेटा सिक्योरिटी की। तो डेटा सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी है दोस्तों। मैं 2015 में दोस्तों लालवाला के वैदिक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता था। वहां पर जो स्कूल का रिकॉर्ड बनता है दोस्तों, रिजल्ट जो बनता है वो हम एक्सेल शीट पर बनाते थे दोस्तों। और अगर मान लो दोस्तों उसमें अगर कोई व्यक्ति है, उसमें अगर किसी बच्चे का रिकॉर्ड गड़बड़ कर दिया या फिर उसको
नंबरों को बढ़ा दिया तो वो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, या किसी बच्चे का नंबर उसने डिलीट कर दिया तो वो भी उसके तो इसमें डेटा की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है दोस्तों। हमें अपनी फाइलों में पासवर्ड डाल के रखना चाहिए। तो यही होती है डेटा सिक्योरिटी दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों डेटा इंडिपेंडेंस, मतलब कि डेटा की निर्भरता। तो दोस्तों डेटा की जो निर्भरता या आत्मनिर्भरता या स्वतंत्रता जो होती है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि डेटाबेस में अगर हमको किसी स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना है दोस्तों, तो उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिजल्ट निकलना चाहिए दोस्तों। मल्टीपल स्टूडेंट का रिजल्ट वहां हमको शो नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड हमको अगर शो होंगे तो हमको फिर वहां पे एग्जैक्ट डेटा को चूज करने में प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो इस तरह से डेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई भी डेटा दूसरे डेटा पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये डेटा के अच्छे डेटाबेस की विशेषता होती है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा प्राइवेसी ऑफ डेटा की। तो डेटा की गोपनीयता, तो डेटाबेस की जो सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि प्राइवेसी ऑफ डेटा, तो इसको डेटाबेस कर लेना है। तो हमारा जो डेटाबेस होता है दोस्तों, उसमें गोपनीयता होना बहुत जरूरी है। मतलब कि जो डेटाबेस में जो डेटा जिस यूजर तक के अवेलेबल कराना है उसी को करवाना है, बाकी सबको नहीं करवाना है दोस्तों। तो बात करेंगे हम प्राइवेसी ऑफ डेटा की। तो इस समय में सभी के पास स्मार्टफोन होते हैं दोस्तों, और वर्तमान समय में सभी के स्मार्टफोन में पासवर्ड डाला होता है दोस्तों। तो वो क्या है, हमारी प्राइवेसी है। उसी तरह जब हम मोबाइल में पासवर्ड रख रहे हैं, अपनी प्राइवेसी रख रहे हैं, तो क्या डेटाबेस में प्राइवेसी नहीं रखना चाहिए दोस्तों? रखना चाहिए। तो यही होता है दोस्तों प्राइवेसी ऑफ डेटा। तो डेटाबेस जो होता है दोस्तों, उसमें हमको गोपनीय रखना चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग पासवर्ड का यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको दोस्तों आगे बताऊं। अब हम बात करते हैं दोस्तों डेटा इंटेग्रिटी। थोड़ा सा फ्लो में छूट गया था दोस्तों, मैं थोड़ा फ्लो में चला गया था। तो डेटा इंटेग्रिटी क्या होता है? इंटेग्रिटी का मतलब होता है दोस्तों एकीकरण, और डेटा इंटेग्रिटी का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपने कोई डेटाबेस तैयार किया और उसमें अगर कोई डेटा जो है वो गलत हो जाता है तो उससे डेटा इंटीग्रिटी प्रभावित होती है दोस्तों। तो डेटा जो है वो कैसा होना चाहिए? इंटीग्रेट होना चाहिए, मतलब आपस में इंटरलिंक होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं अब डेटाबेस की प्रकृति। तो डेटाबेस की प्रकृति मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो डेटाबेस है वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही अच्छा होना चाहिए दोस्तों। तो डेटाबेस की पहली विशेषता होती है दोस्तों कि आपके द्वारा तैयार किए गए डेटाबेस में डेटा रिडंडेंसी की जो प्रॉब्लम है दोस्तों, मतलब कि डेटा की जो पुनरावृत्ति है दोस्तों वो कम से कम होना चाहिए। और दूसरी विशेषता ये होती है दोस्तों कि डेटाबेस में डेटा इनकंसिस्टेंसी भी कम से कम होना चाहिए, मतलब डेटा की विसंगति भी कम से कम होना चाहिए। तीसरी विशेषता होती है दोस्तों कि आपका जो डेटाबेस है वो गोपनीय होना चाहिए। चौथी डेटाबेस की विशेषता है दोस्तों, डेटाबेस आपका सुरक्षात्मक होना चाहिए, मतलब सिक्योर होना चाहिए। और पांचवी विशेषता है दोस्तों, पांचवी विशेषता है आपकी दोस्तों, आपका जो डेटा है दोस्तों वो थोड़ा सा मैं एक पॉइंट भूल गया हूं दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा देख के बता रहा हूं। हाँ, सभी मान जो है दोस्तों वो करेक्ट होना चाहिए, और डेटाबेस जो है दोस्तों सभी मान करेक्ट होना चाहिए दोस्तों, और डेटाबेस जो है वो अनाधिकृत व्यक्तियों से बचा हुआ होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों डेटा को रिकॉर्ड करने के विभिन्न स्तर के बारे में दोस्तों। तो डेटाबेस की पांचों विशेषता आपको बता दिया है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा डेटाबेस रिकॉर्ड करने के विभिन्न स्तर। तो सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों बिट की। तो बिट क्या होता है? तो दोस्तों बिट जो होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम का एक अंक होता है, एक वर्ड होता है। तो दोस्तों बिट जो होता है वो कंप्यूटर में डिजिटल डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है, और बिट का पूरा नाम होता है दोस्तों बाइनरी डिजिट। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी डिजिटल इकाई होती है बाइनरी डिजिट। और कैरेक्टर जो होता है दोस्तों वो ऐसी सबसे छोटी इकाई होती है जिसे मनुष्य समझ सकता है। कंप्यूटर 0-1 को नहीं समझ सकता, लेकिन कैरेक्टर को समझ सकता है दोस्तों। एक कैरेक्टर जो होता है वो 8 बिट का ग्रुप होता है। द कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स ऑफ 8 बिट इज नोन एज ए कैरेक्टर। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों फील्ड की। तो डेटाबेस में जो हम लोग डेटाबेस क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने एक टेबल बनाया, ये टेबल बनाया दोस्तों, यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, यहाँ लिखा नेम, और यहाँ पे लिख दिया 1 2, यहाँ लिख दिया अजय, यहाँ लिख दिया सिद्धार्थ। तो दोस्तों ये जो है जो भी है, मतलब अजय सिद्धार्थ या अजय विजय, तो दोस्तों ये जो है ये क्या है? एक प्रकार का आपका डेटाबेस है। तो इसमें फील्ड क्या होगा दोस्तों? ये फील्ड है, जिसे कि आप एट्रीब्यूट भी कहते हैं। और ये क्या होता है? आपका रिकॉर्ड होता है पूरा
और इसे टपल भी कहा जाता है दोस्तों। और जो खड़े होते हैं उन्हें कॉलम या एट्रीब्यूट या फील्ड कहा जाता है दोस्तों। और ये रो को रिकॉर्ड या टपल भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो फील्ड होती है दोस्तों, ये कैरेक्टर का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है दोस्तों। तो जैसे नेम नाम की जो फील्ड है दोस्तों, तो उसमें 2 कैरेक्टर है, अजय और विजय। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों रिकॉर्ड की। तो रिकॉर्ड जो होता है वो पर्टिकुलर एक रो को रिकॉर्ड कहा जाता है दोस्तों, जैसे सीरियल नंबर, नेम, उसकी एज, उसकी सैलरी, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, यानी एक जो व्यक्ति का जो पूरा लास्ट तक रिकॉर्ड है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है रिकॉर्ड कहा जाता है। इसके बाद में जो फाइल होती है दोस्तों, ये पूरे रिकॉर्ड का जो एक जो पूरा टेबल बन गई वो पूरी फाइल कहलाएगी दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों, फाइल जो होती है वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होती है। इसके बाद में मैं बात करूंगा डेटाबेस की दोस्तों। तो डेटाबेस में कई सारी फाइलें होती है दोस्तों, जिसका यूज हम कंप्यूटर में डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों मॉडल के बारे में। तो डेटाबेस को तैयार करने के अनेकों मॉडल होते हैं दोस्तों। तो मुख्य रूप से यहाँ 3 मॉडल के बारे में बताया गया है, तो मैं आपको 3 ही मॉडल बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटाबेस में प्रयुक्त डेटा मॉडल। तो मॉडल क्या होता है? मॉडल जैसे दोस्तों ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का मॉडल होता है। द प्रोटोटाइप ऑफ द अर्थ इज नोन एज ए ग्लोब, मतलब कि पृथ्वी के प्रोटोटाइप या प्रारूप को क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। वैसे ही दोस्तों जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वैसे ही आप जो डेटाबेस आपको बनाना है, उस डेटाबेस को बनाने से पहले हम उसका मॉडल तैयार करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में। तो दोस्तों रिलेशनल का मतलब होता है संबंधित डेटा बेस मॉडल। तो दोस्तों जिस तरह हमारे मामा, चाचा, बुआ, दादा, दादी होते हैं दोस्तों, उसी तरह से डेटाबेस भी क्या होता है दोस्तों, रिलेटिव डेटाबेस होता है दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बुक से बताता हूं दोस्तों। बुक में दिया हुआ है दोस्तों रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में, कि इसमें क्या होता है दोस्तों, रो और कॉलम बने होते हैं। और इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे आपने एक टेबल बनाया दोस्तों, फिर आपने एक और टेबल बनाया दोस्तों, तो दूसरी टेबल में भी आप सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नाम लिखोगे, इधर इसमें ओनली सैलरी लिखोगे दोस्तों। तो यहाँ का डेटाबेस और यहाँ का डेटाबेस, इन दोनों डेटाबेस को जब हम कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो दोनों में कुछ कुछ फील्ड क्या होगी, कॉमन होगी दोस्तों। जैसे सीरियल नंबर कॉमन होगा और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय या टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है दोस्तों वो कॉमन होंगे। बाकी इधर बाकी जानकारी अलग होगी, इधर बाकी जानकारी अलग होगी। मतलब कि ये दोनों डेटाबेस क्या होगा दोस्तों, संबंधित हो गए। तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं दोस्तों। थोड़ा सा आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और इंतजार करना है दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों हम रिलेशनल डेटा मॉडल की। तो जब तक आपको मैं एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगा दोस्तों। मैं आपके सामने 2 टेबल बना रहा हूं, एक टेबल ये है और एक टेबल ये है। तो पहले टेबल में हमने लिखा दोस्तों सीरियल नंबर और यहां लिखा स्टूडेंट नेम दोस्तों। दूसरे टेबल में भी हमने लिखा दोस्तों सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, और तीसरा कॉलम बना दिया दोस्तों उसमें सिटी, वो किस सिटी से बिलोंग करता है। सीरियल नंबर डाला 1 2, यहां भी डाला 1 2, सीरियल नंबर स्टूडेंट नंबर 1 जॉन और दूसरा स्टूडेंट नेम विक्की। तो दोस्तों यहाँ पे सीरियल नंबर पहला स्टूडेंट का नाम है हमने रखा है जॉन और दूसरे का नाम रखा है दोस्तों विक्की। तो जॉन की जो सिटी है वो है दोस्तों जबलपुर और विक्की की जो सिटी है दोस्तों वो है उज्जैन। ये 2 स्टूडेंट है दोस्तों। तो ये दोनों डेटाबेस जो है ये रिलेशनल डेटाबेस कहलाएंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों के जो फैक्टर है वो क्या है, कॉमन है दोस्तों। जैसे दोस्तों अगर मामा के लड़के और चाचा के लड़के की बात करें तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है, मामा का लड़का या मौसी की लड़की जो होती है वो जनरली जो भाई बहन होते हैं दोस्तों वो एक दूसरे से उनकी नाक मिलती है, किसी के हाथ मिलते हैं, किसी की हाइट मिलती है, किसी का कलर मिलता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों रिलेशनल डेटाबेस में कुछ आपको एट्रीब्यूट मिलते हुए दिखेंगे दोस्तों। तो ये क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस की पहचान होती है। अगर आप अपनी मौसी के लड़के के साथ घूमने जाओगे दोस्तों तो कोई भी बोलेगा बाजू वाला कि तेरा भाई है क्या। ठीक उसी प्रकार जब आप रिलेशनल डेटाबेस को देखोगे दोस्तों तो आपको ऐसे कॉमन फील्ड दिखाई देंगे, तो आप समझ जाओगे कि रिलेशनल डेटाबेस है, मतलब कि रिश्तेदार है आपस में। समझ गए ना दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों नेटवर्क डेटा मॉडल की। तो ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा दोस्तों। आपको बिल्कुल भी वीडियो को एस्केप नहीं करना है, बिल्कुल अंतिम समय तक बने रहना है। तो जाइएगा मत, देखते रहिए। तो बात करते हैं दोस्तों नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क का मतलब होता है दोस्तों संजाल। तो इंटरनेट जो है वो नेटवर्कों का नेटवर्क है। तो बात करेंगे हम नेटवर्क डेटा मॉडल की। तो नेटवर्क डेटा मॉडल जो होता है दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो जानकारी होती है वो क्या होती है, रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती है। मतलब कि
ऐसी मल्टीपल टेबल हो सकती है दोस्तों, ऐसी मल्टीपल टेबल्स हो सकती है दोस्तों, जहां पे मल्टीपल रिकॉर्ड को अरेंज किया जाएगा और ये सारे रिकॉर्ड आपस में क्या होंगे दोस्तों, इंटरलिंक होंगे। तो इंटरलिंक, यहां पे जरूरी नहीं है कि डेटा कॉमन हो, यहां पे डेटा सभी का डेटा अलग है। जैसे दोस्तों एक कॉलेज है, वहां 3 ब्रांच है, ये ब्रांच हो गई मैकेनिकल, ये हो गई केमिकल, ये हो गई इलेक्ट्रिकल दोस्तों। तो केमिकल के स्टूडेंट, मैकेनिकल के स्टूडेंट और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, तो इन तीनों में क्या होगा दोस्तों, कॉमन फैक्टर। अब आप सोच रहे होंगे ये तीनों इंटरलिंक कैसे, अरे भैया जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो एक सिटी से हो सकते हैं ना। केमिकल में 4 स्टूडेंट जबलपुर के, मैकेनिकल में 4 स्टूडेंट जबलपुर के और सिविल में 5 स्टूडेंट जबलपुर के। तो दोस्तों इसमें सिटी वाला जो फैक्टर होगा, आपका सिटी वाला जो एट्रीब्यूट होगा, उसकी तो जानकारी कॉमन हो गई ना, तो वो इंटरलिंक हुआ कि नहीं। तो इस प्रकार का जो दोस्तों मल्टीपल टेबल्स का डेटा या रिकॉर्ड जब आपस में इंटरलिंक होता है तो इसे नेटवर्क डेटा मॉडल कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बात करूंगा दोस्तों, मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको पीडीएफ वाला वीडियो मैं अपलोड करूंगा दोस्तों, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया है बुक के हिसाब से, आप वहां जाके बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा हिरारिकल डेटा मॉडल की। तो हिरारिकल का मतलब होता है दोस्तों पदानुक्रम डेटाबेस मॉडल। तो पदानुक्रम क्या होता है दोस्तों, पदानुक्रम का मतलब होता है कि अनुवांशिक, जैसे दोस्तों पदानुक्रम का मतलब होता है कि जैसे बोल सकते हैं कि जैसे हम बात करें दोस्तों पदानुक्रम की, तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों कि जैसे जो गुण पिताजी के रहते हैं वो बेटे में जाते हैं, जिसे हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो आपका पदानुक्रम डेटा मॉडल होता है दोस्तों, उसमें हम इस प्रकार से कंप्यूटर में डेटाबेस क्रिएट करते हैं कि जो हमारा जो पेरेंट डेटाबेस होता है और जो बाद के जो डेटाबेस होते हैं वो सभी जितने भी चाइल्ड डेटाबेस होते हैं वो पेरेंट डेटाबेस से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो मैं आपको उदाहरण के द्वारा बिल्कुल समझा रहा हूं दोस्तों। जैसे मान लो कि एक कॉलेज है दोस्तों, उसमें 4 ब्रांच है। एक कॉलेज है दोस्तों, उसमें कितनी ब्रांच है, 4 ब्रांच है। तो यहां लिखा मैंने सीरियल नंबर, यहां लिखा मैंने ब्रांच है दोस्तों। ब्रांच में सीरियल नंबर 1 2 3 4 4 ब्रांच है दोस्तों। तो बालाघाट पॉलिटेक्निक कॉलेज की मैं बात करूं दोस्तों, तो वहां पे 4 ब्रांच है, जहां पे मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है। तो दोस्तों 4 ब्रांच है। पहली है दोस्तों कंप्यूटर साइंस, उसके बाद में है दोस्तों इलेक्ट्रिकल, उसके बाद में है दोस्तों वहां पर मैकेनिकल, और उसके बाद में है दोस्तों वहां पे सिविल इंजीनियरिंग। तो ये 4 ब्रांच है दोस्तों। अब ये चारों ब्रांच के मैं अलग से चार्ट बनाऊं, 4 टेबल और बना लूं। ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ये मैकेनिकल के स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ये इलेक्ट्रिकल के और ये सिविल के। तो ये चारों जो है दोस्तों, ये पेरेंट डेटाबेस हो गया और ये इसके चाइल्ड डेटाबेस हो गए। तो ये चारों जो डेटाबेस होंगे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको दोस्तों। ये कंप्यूटर साइंस का CS का, ये इलेक्ट्रिकल का EE का, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME का और ये सिविल इंजीनियरिंग CE का। तो ये क्या होगा दोस्तों, इसके पेरेंट होगा। तो यहां का जो डेटा है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये यहां पर भी यूज हो रहा है दोस्तों ब्रांच में। तो ये क्या हो गया आपका हिरारिकल डेटाबेस, मतलब कि जो पेरेंट में गुण थे पेरेंट डेटाबेस में, वो आपके चाइल्ड डेटाबेस में भी आपको मिलेंगे दोस्तों। तो इस तरह का जो डेटाबेस क्रिएट करने का जो मॉडल होता है दोस्तों, इसे हिरारिकल डेटा मॉडल कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, डेटाबेस लैंग्वेजेस जो होती है मेनली 3 टाइप की होती है। सबसे पहले होता है आपका DDL। कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि DBMS से संबंधित DDL का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों DDL का पूरा नाम होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये जो होता है दोस्तों डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो वो आता है कि यह डेटा के प्रकार और उनके बीच संबंध को परिभाषित करता है दोस्तों। तो जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है, ये डेटाबेस के प्रकार और उनके संबंधों को परिभाषित करता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब कि डेटाबेस के प्रकार और डेटाबेस की डेफिनेशन के बीच संबंध को, डेफिनेशन को परिभाषित करता है दोस्तों, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो दोस्तों डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि दोस्तों ऐसा डेटाबेस क्रिएट करने में मदद करती है जिसमें हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों डेटा मैनिपुलेशन का मतलब ही होता है क्रियान्वित करना।
तो ऐसे ही लैंग्वेज जिसमें हम ऐसा डेटाबेस बना सकते हैं जिसमें हम डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सके, ऐसी लैंग्वेज को डीएमएल कहा जाता है दोस्तों। और तीसरी होती है क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरी का मतलब होता है दोस्तों जानकारी को खोजना, ढूंढना या निकालना। अगर आपके पास दोस्तों एक लाइब्रेरी है और उसमें आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक निकालना है तो उसमें आपको बुक को क्वेरी करना पड़ेगा, यानी आपके पास एक टारगेट दिया रहेगा कि इतनी सारी बुक्स है, इसमें से आपको एक विशेष बुक को ढूंढना है, तो वो होता है दोस्तों क्वेरी करना। लेकिन जो सर्च करना होता है दोस्तों उसमें कोई टारगेट नहीं होता, कहीं भी सर्च करो, लेकिन क्वेरी करना मतलब एक दिया हुआ टारगेट, वहां पे जानकारी को खोजना क्वेरी करना कहलाता है। तो जो क्वेरी लैंग्वेज होती है दोस्तों, इसमें जो डेटाबेस क्रिएट किए जाते हैं उसमें आपके पास एक टेबल बनी होती है, उसमें आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट या एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सर्च करना होता है। तो क्वेरी लैंग्वेज जो होती है दोस्तों, इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है दोस्तों वो एसक्यूएल होता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों एसक्यूएल की। तो एसक्यूएल का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में आता है, एसक्यूएल का पूरा नाम होता है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें इन तीनों डेटाबेस लैंग्वेज की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी होती है और क्वेरी लैंग्वेज भी होती है दोस्तों। ये कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। एसक्यूएल का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है और इस लैंग्वेज में तैयार किए गए डेटाबेस में आप जो है अपने जरूरत की डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से रिट्राइवल कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की। तो ऐसी कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कंप्यूटर के अंदर डिजिटल रूप में डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं या रिकॉर्ड बना सकते हैं या जानकारियों को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला होता है ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, ओरेकल में इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने गवर्नमेंट उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री किया है दोस्तों। तो वहां पर दोस्तों ओरेकल में हमसे प्रोजेक्ट बनवाए जाते थे। हालांकि मैंने ओरेकल पे प्रोजेक्ट नहीं किया दोस्तों, मैंने VB.NET पे किया था, लेकिन दोस्तों ओरेकल में भी डेटाबेस बना सकते हैं आप। और इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो होता है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का डेटा बेस बनाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग आप अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करिए दोस्तों, इसकी स्टेप्स होती है, सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाओ और वहां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जाओ। वहां पे आप अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उनका एड्रेस वगैरह वगैरह, डेट ऑफ बर्थ। तो ऐसे करके आप अपनी पर्सनल डायरी और डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। एमएस एक्सेस का यूज आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डीबीएमएस टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो टर्मिनोलॉजी क्या होती है दोस्तों? टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। तो शब्दावली क्या होती है दोस्तों? जैसे अगर मैं बात करूं शब्दावली की, तो शब्दावली का मतलब होता है दोस्तों कि डीबीएमएस में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं और उनका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन की। तो रिलेशन का मतलब होता है दोस्तों संबंध। तो क्या होता है कि जो डीबीएमएस में हम जो डेटाबेस तैयार करते हैं, यानी बहुत सारी जानकारी को जब हम टेबल या कॉलम के रूप में व्यवस्थित करते हैं दोस्तों, तो उनमें क्या होता है, प्रत्येक रिकॉर्ड एक दूसरे से रिलेटिव होता है दोस्तों, यानी संबंधित होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों टपल की। तो टपल को बताने के लिए मुझे आपको एक चित्र बताना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आपको चित्र बता रहा हूं दोस्तों, तो ऊपर का आपको मिटाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों। मैं आपको एक छोटी सी एक टेबल बना रहा हूं दोस्तों। ये एक प्रकार का डेटाबेस है। ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार का डेटाबेस ए। तो डेटाबेस ए में मैंने बनाया दोस्तों आपका सीरियल नंबर, यहां पे बनाया दोस्तों मैंने एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद में लिख दिया दोस्तों मैंने उसकी एज, और उसके बाद में मैंने उसकी लिख दिया सैलरी। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, एम्प्लॉय नेम संजू, विजय, राजेश, जय और श्याम। ये 4-5 एम्प्लॉय है दोस्तों। इनकी एज है 20, 22, 25, 26 और 25। इसके बाद में दोस्तों इनकी सैलरी जो है एक की 18,000 है। उसके बाद में दोस्तों सभी की 18,000 है। ठीक है दोस्तों, पांचों। अब ये क्या बन गया आपके सामने? एक डेटाबेस बन गया दोस्तों, जिसको हम टेबल भी बोल सकते हैं। तो टेबल की डेफिनेशन ये होती है दोस्तों, रो और कॉलम से मिलकर जो बना होता है उसे टेबल कहा जाता है। अब बात करेंगे हम कॉलम क्या होते हैं। तो जो वर्टिकल लाइनें होती है जिसमें सिमिलर टाइप के डेटा या रिकॉर्ड को रखा जाता है दोस्तों डेटाबेस में, वो क्या कहलाती है? फील्ड या एट्रीब्यूट कहलाती है दोस्तों। और ये जो आड़ा वाला जो होता है दोस्तों, हॉरिजेंटल जो होता है, द कलेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल फैक्ट्स,
ये रिकॉर्ड्स, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा रिकॉर्ड। ये पूरा क्या है, ये रिकॉर्ड है दोस्तों। आपने अगर फॉक्स प्रो पढ़ा होगा दोस्तों डीसीए पीजीडीसीए में, तो ये जो एक टेबल की जो रो होती है दोस्तों, इसे रिकॉर्ड कहा जाता है, और जो कॉलम होते हैं इन्हें एट्रीब्यूट या फील्ड कहा जाता है। तो बात करेंगे हम रिलेशन की दोस्तों। तो रिलेशन क्या होता है, अब यहाँ पे एक और टेबल बना था दोस्तों इन्हीं इंप्लॉय की एड्रेस के लिए, तो वो दोस्तों दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेटिव होती। इसके अलावा ये जो टेबल है दोस्तों, इसमें भी जो संजू है, इसका रिकॉर्ड जो है इससे रिलेटेड है, तो ये टेबल आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है। इसके बाद में टपल की बात करें तो ये जो रो होती है दोस्तों, इसे टपल कहा जाता है, या रिकॉर्ड को ही टपल कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री की। तो इस टेबल की डिग्री कितनी है दोस्तों, इस डेटाबेस की कितनी डिग्री है, मतलब कि किसी टेबल में जितने कॉलम होते हैं उसे उसकी डिग्री कहा जाता है, या जितने फील्ड होते हैं उसे। तो इसमें कितने कॉलम है दोस्तों, 4 कॉलम है, तो इसकी डिग्री क्या है दोस्तों, 4 है, 4 है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कोऑर्डिनलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ टपल्स, मतलब कि इसमें कितने रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड है, तो इसकी कोऑर्डिनलिटी कितनी होगी दोस्तों, 5 होगी। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों व्यूज की। तो व्यूज जो होती है दोस्तों, ये वो अलग प्रकार की टेबल होती है जिसमें डेटा जो होता है दोस्तों वो पूरा नहीं दिखाया जाता है, उसमें कुछ विशेष लोगों को ही डेटा तक पहुंचने की अनुमति होती है। उसमें डेटा जो होता है वो टेबल के रूप में होता है, वहां लिंक बनी होती है जिसपे आप क्लिक करके उसके अंदर उससे इंटरलिंक डेटा को आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का मतलब प्राथमिक की होता है दोस्तों, और किसी भी टेबल में जो प्राइमरी की का डेटा होता है दोस्तों वो प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय नेम की, तो एक ही नाम के 2 एम्प्लॉय हो सकते हैं दोस्तों, मगर सीरियल नंबर कभी भी 2 एम्प्लॉय का एक जैसे नहीं हो सकता दोस्तों। तो प्राइमरी की ऐसी कुंजी को रखा जाता है, ऐसे जानकारी को रखा जाता है जो हर रिकॉर्ड के लिए अलग अलग होती है। तो यहाँ सीरियल नंबर प्राइमरी की के रूप में रखा जा सकता है दोस्तों। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। इसके बाद में मैं बात करूंगा सेकेंडरी की दोस्तों। तो किसी भी टेबल में या डेटाबेस में दोस्तों सेकेंडरी की का मतलब होता है कि 2 प्राइमरी की हम रख सकते हैं दोस्तों। अगर हमने सीरियल नंबर रखा और दूसरी रख लिया इधर आधार कार्ड को ऐड कर लिया दोस्तों, तो आधार कार्ड भी जो होता है दोस्तों या मोबाइल नंबर भी जो होता है वो सेम नहीं, जैसे आधार कार्ड की बात करो दोस्तों, तो आधार कार्ड प्रत्येक एम्प्लॉय का अलग अलग होगा। तो दोस्तों या तो हम सीरियल नंबर के आधार पे या आधार कार्ड के नंबर के हिसाब से भी रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम इसे प्राइमरी की मानेंगे तो इसे सेकेंडरी की मान सकते हैं, और इसे प्राइमरी की मानेंगे तो इसे सेकेंडरी की मान सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों मेटा डेटा की। तो अगर मैंने ऐसा बहुत बड़ा 500 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, और मैं उसमें एम्प्लॉय विजय मेश्राम नाम का अगर रिकॉर्ड सर्च मारता हूं दोस्तों, तो मान लो किसी कंपनी में विजय मेश्राम नाम के 5 एम्प्लॉय है दोस्तों, तो 5 रिकॉर्ड आपको दिखाई देंगे। तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा की आपको इंफॉर्मेशन दिखाई देगी उसे मेटा डेटा कहा जाता है दोस्तों। जैसे आप गूगल ऑप्टिमाइजेशन में जाते हैं और आप वहां पे अगर सर्च मारते हैं कि कंप्यूटर जीके प्रवीण बागड़े या प्रवीण बागड़े कंप्यूटर जीके, तो वहां पे आपको मेरे वीडियोस के मल्टीपल लिंक्स दिखाई देंगे दोस्तों। तो इस तरह से जो गूगल जो होता है दोस्तों, जो एक सर्च इंजन है, डेटा ऑप्टिमाइजेशन की मल्टीपल लिस्ट आपको दिखाई देता है। जो इंटर रिलेटेड डेटा का एक क्या होता है, आपको कई प्रकार के इंटर रिलेटेड डेटा की लिस्ट होती है जिसमें आप डिजायर्ड डेटा को चूज करके उस चीज को यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो वैसे ही जब आप किसी बड़े डेटाबेस में किसी एक व्यक्ति का रिकॉर्ड निकालते हैं और उससे सिमिलर बहुत सारा डेटा होता है, तो वो सभी रिकॉर्ड जो है वहां सीरियल वाइज आपको दिखाई देते हैं दोस्तों। इसे मेटा डेटा कहा जाता है। इस तरह दोस्तों मेरा वीडियो कंप्लीट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो दोस्तों। आई एम प्रवीण कुमार बागड़े एंड यू वॉचिंग माई ऑल वीडियोस एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।